Good morning, dear students. Today we will start the third unit, that is magnetic effects and of current and magnetism, and its first chapter is magnetic effects of current. So बच्चों, आपने अभी तक 10th में पढ़ा होगा, मैग्नेट के बारे में तो सुना होगा कि इसके दो पोल्स होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड बट इस अभी अभी देखेंगे बेटे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, क्या कारण है। आपको पता कि साइंस में हम एवरीथिंग वही देखते हैं कि इसका क्या कारण है, कैसे ये डेवलप हुई है ना। तो बेटे आपको ये अभी तक पता नहीं होगा कि मैग्नेटिज्म का जो मेन कॉज है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है बेटे, तो इसका सबसे पहले किसने बेटे इसकी डिस्कवरी की थी, कई बार पूछ ली जाता, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ऑर्स्टेड्स थ्योरी, ऑर्स्टेड्स थ्योरी। ठीक है बेटे, तो ऑर्स्टेड ने क्या बताया था, बेसिकली सबसे पहले उसने बताया था कि जब भी बेटे कभी करंट फ्लो कर रहा है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग, उसके आसपास क्या हो जाती है बेटे, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है इन दिस वे। ठीक है बेटे, ये ऑर्स्टेड ने बताया था, और उसने एक स्नो रूल दिया था, स्नो रूल। ठीक है, स्नो रूल का क्या मतलब होता है कि अगर ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, कि अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो अगर ओवर ए मैग्नेट, ओ से बनेगा ओवर ए मैग्नेट, देन इट्स नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इसका ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वेस्ट। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, तो स्नो रूल दिए था बेटे ऑर्स्टेड ने, तो उसने सबसे पहले ये बताया था कि जब कभी भी करंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, और इसकी जो बेटे डायरेक्शन होती है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बेटे, राइट हैंड थंब रूल। तो इससे कैसे पता चलेगा बेटे राइट हैंड थंब रूल का, कि ऐसे इन दिस वे, अगर आपने ऐसे करके हाथ रखा हुआ है, देन व्हाट विल, थंब जो है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द current, then the curled fingers will tell the direction of magnetic lines of force. For example, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपने ऐसे रखना है हाथ को इन दिस वे, तो थंब शो कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइन्स फोर्स कहाँ होगी, इन दिस वे, ऐसे करके इन दिस वे। तो ये बेटे है राइट हैंड थंब रूल। सो तो ये बेटे राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और ये क्या बताता है, इफ वी कर्ल आवर फिंगर्स एंड थंब इन सच ए वे दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स विल टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ओके बेटे, तो ये है बेटे, ये हमें बताया था ऑर्स्टेड ने। और इसके बाद जो पूरी इसकी कंप्लीट नॉलेज हमें प्रोवाइड की, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय बायट सेवर्ट्स। बायट सेवर्ट्स बेटे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो ये इट वाज गिवन बाय बायट सेवर्ट्स, है ना, इसको बोलते हैं बायट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें बेटे बायट सेवर्ट्स ने कैसे हमें समझाया वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेटे इसका डायग्राम बनाइए इन दिस वे, दिस इज ए डायग्राम। डायग्राम क्या शो कर रहा है बेटे, ये दिस इज करंट, मीन्स ये है क्या, एक कंडक्टर है और इसकी जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पर पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट पर हमने क्या करनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बेटे। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने एक छोटा सा एक डी एल लेंथ एलिमेंट मान लिया, जैसे कि हम हर केस में करते हैं कि हम इसका एक किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पहले छोटी सी एक इसका एलिमेंट निकालते हैं, उसके बाद इसको हम फिर अगेन करते हैं। तो अब आपको पता है कि जैसे करंट बेटे इन दिस डायरेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल करंट की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगी बेटे, दे विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे करके होंगी बेटे, इन दिस डायरेक्शन ऐसे करके, है ना बेटे, ऐसे ही राइट हैंड थंब रूल से। तो डी एल हमने एक क्या मान ली, करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, बेसिकली डी एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ओके बेटे, आइडियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये बेटे आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट पी। ठीक है बेटे,
अब आपको पता है कि इसके बीच में जो यहाँ पे जो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अंदर की डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये है इन दिस वे, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स है वो कैसे हैं, यहाँ से जा रही है इन दिस वे, ऐसे करके जा रही है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन एट ए पॉइंट भाई, इस पॉइंट पे कैसे होगी, ऐसे करके, इन दिस ऐसे करके होगी बेसिकली। ठीक है बेटे, यहाँ से ऐसे करके, तो इसको हम ऐसे शो करेंगे। ये बेसिकली है क्या, इन साइड द पेपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटे, तो इसको डी वी मीन्स, डी वी इज द है क्या, डी वी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और ये कितना माना हुआ हमने, आई डी एल। ठीक है बेटे, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब ये आ गया बेटे, ये अब ने मान ली व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है बेटे, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द करंट एलिमेंट, इनके बीच में एंगल है बेटे। ठीक है, तो बायड-सैवर्ट्स ने क्या कहा था बेटे, बायड-सैवर्ट का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू बायड-सैवर्ट, कि जो डी वी है, डी वी बेटे क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नेचुरली है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेकेंडली किस चीज़ पर डिपेंड करता है बेटे, ये डी एल, डी एल मीन्स जो इसकी लेंथ है, अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटे, थर्ड इसने बताया था इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कि थीटा जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। मीन्स ये अगर 90 डिग्री होगा ये वाला तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, 90 से कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कम होगी। ठीक है बेटे, अच्छा, तो इस और एक और फोर्थ फैक्टर है, दैट इज़ 1/r²। तो 1/r² मीन्स नेचुरली ये जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन सब को अगर कंबाइन कर दें बेटे तो क्या आएगा हमारे पास, डी वी इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये क्या है बेटे, दिस इज द बायड-सैवर्ट्स लॉ, कि इसने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर 1 करंट, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 साइन थीटा, एंड नंबर 4 द डिस्टेंस। और इनवर्स के लॉ को ये फॉलो करता है, ओबे करता है। तो डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। आई थिंक इसमें कोई किसी को बेटे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटे, देखिए, अच्छा बेटे यह तो आ गया, दिस इज अ मैग्नीट्यूड वर्जन, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अगर आपको, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी, इसको कैसे लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू, अगर आपने इसको इन सबसे पहले, इससे भी पहले कि अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें आता बेटे μ0/4π। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था बेटे, 1/4πε0। लेकिन इस केस में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है μ0/4π। ठीक है बेटे, यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है बेटे, तो ये आ गया बेटे μ0/4π और आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। अब बेटे इसमें वही बात आ गई, जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नोट था, तो एप्सिलॉन नोट क्या था वहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर बेटे μ0 क्या है, μ0 होता है बेटे परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटे, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻⁷। अब वही बात आ गई बेटे, इसकी यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे, μ0 को यहाँ रख देंगे, कैसे निकालते हैं बेटे यूनिट्स, ये आपको पता होना चाहिए। μ0 इज इक्वल टू डी वी, 4π तो कॉन्स्टेंट है, इसको चलो लिख देते हैं, और r² ऊपर चला जाएगा
और यहाँ पर आई डी एल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे अब डी बी, इसके यूनिट क्या होते हैं बेटे, टेस्ला। क्या होते हैं इसके, टेस्ला। आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है टेस्ला। अब आपको पता है बेटे यहाँ पर 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या होगा मीटर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, और एक डी एल है यहाँ पर मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, मीटर। ठीक है बेटे, मीटर आ गया, और ये एक क्या बच गया हमारे पास, आई। करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर, और ये नीचे है इसलिए इनवर्स, तो ये होंगे जो म्यू नोट के क्या है बेटे, म्यू नोट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज क्या होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है बेटे, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू एंड वेरी इजी। एंड नेक्स्ट है बेटे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द परमिएबिलिटी। ठीक है, या बायट-सैवर्ट्स लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है बेटे, तो इसको बेटे डी वी, अब आपको तो पता कि अगर यहाँ पर वेक्टर लिख दिया हमने तो क्या होगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो अब आपको देखा होगा बेटे साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा। तो मीन्स आई कैन राइट हेयर आई डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, ये करंट एलिमेंट है तो यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, और ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। अब बेटे अगर देखिए इसको ओपन करेंगे, क्योंकि हमने वेक्टर कौन सा लिखा है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटे 1, तो वही बात आ जाए, दोबारा इसको वही इसी फॉर्म में आ जाएगा ये। इन इसका वेक्टर प्रोडक्ट खोल दें, आइडियल, और ये 1 है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आई मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, आइडियल क्रॉस आर। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसका मैग्नीट्यूड तो आइडियल ही है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और यहाँ पर आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे होता है बेटे। अब ये आ गया कि आर यूनिट वेक्टर को भी अगर आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे करके। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे आपने बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में किए थे वैसा ही है। तो म्यू नॉट आई डी एल यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर की जगह अगर आप वेक्टर लिखते हैं तो एक आर और नीचे आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। सेम आपने कूलम्स लॉ में ऐसा किया था। सो बेटे दिस इज द बायट-सैवर्ट्स लॉ, और ये हमें बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, it tells about the magnetic field produced by the current carrying straight conductor. So I think it is very much clear to you. तो बेटे अब हम इसके एक एप्लीकेशंस हैं। आपको पता है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसकी क्या होती हैं बेटे, एप्लीकेशंस होती हैं। तो एप्लीकेशन के लिए इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटे, ढंग से करना बेटे आपने वेरी इजीली, और वीडियो को बार बार देखना है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है आपने मेरे से कंसल्ट जरूर करना है बेटे। ओके बच्चों, तो इसका जो बेटे फर्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। क्या बेटे इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है बेटे, तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। ठीक है बेटे, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज से कैसे हमें करेंगे, तो बेटे इसमें आपने कोई भी एक जैसे लूप बना लेनी है। हाँ, लूप के लिए आप फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ले लो, अपनी रिंग को बता दूं, तो रिंग ये ले लो या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो जो गोल हो, तो उससे आप इसका वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बेटे डायग्राम इन दिस वे,
इसको 3 डायमेंशन में ऐसे शो कर पाएंगे इन दिस वे, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे वही बात, दिस इज ओ क्या है इसका बेटे, सेंटर ऑफ द लूप, एंड व्हाट इज दिस इज पॉइंट पी, ठीक है बेटे। बेसिकली है कैसे ये, इन दिस वे है, ऐसे नहीं है ये तो शो ऐसे करें बेटा, है कैसे, इन दिस वे। इसका ओ पॉइंट यहाँ से और इन दिस वे यहाँ पर पी पॉइंट है बेटे, यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सपोज इसका जो करंट फ्लो कर रहा है बेटे, दैट इज़ इन द ऐसे ही इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज जैसे आप मान लें ऐसे करके, अगर ऐसे होगा तो करंट की, ठीक है बेटे। यहाँ पर सपोज ये क्या, व्हाट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बेटे देखो वेरी इजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंसीडर वगैरह लिखना है, कंसीडर करंट इज फ्लोइंग, तो आपने वो पूरा लिख देना। इसका ए क्या बेटे, व्हाट इज ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं इसको, सर्कुलर लूप, ठीक है बेटे। ए रेडियस है। एंड व्हाट इज दिस इज द आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है बेटे। अब वही बात बेटे, इसमें एक ये वाला, ये क्या हो गया बेटे, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द, ये इसमें आइडियल मानना पड़ेगा। ये छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट है डी एल, क्या ये एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एल। अब बेटे वही बात अकॉर्डिंग टू, अब हम वही करते हैं अकॉर्डिंग टू द, और एक और बात, ये हमने थीटा मान लिया। ये बेटे डायग्राम अपने ढंग से देख लेना बच्चों। अब पता बेटे अगर ये थीटा होगा तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ओके बच्चों। अब बेटे इसको कैसे करना है आपने, अब वही बात है अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्स लॉ, यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्स लॉ, ठीक है बच्चों। क्या है यहाँ पर, वही क्या है, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही थी बेटे वैल्यू। अब बात ये कि ये वाला थीटा कौन सा, बेसिकली ये थीटा इन दोनों की जैसे है ना, इन दिस वे। अगर ये कॉइल है तो यहाँ से अगर ये है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटे, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ आई विल राइट हियर डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये बेटे दिस इज द वैल्यू। बट हमने तो डी वी है, हमने डी वी मीन्स दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। लेकिन बेसिकली हमें करना क्या है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इसे टोटल सर्कुलर लूप के कारण। तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी बेटे, हाँ इसकी मैं वी हैव टू इंटीग्रेट इट। बट उससे पहले बेटे इसमें एक कम्प्लेक्स एक चीज़ है, वो आपने इसको समझना है। अब बेसिकली इसमें देख लो बेटे, हमने अभी छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है। अगर सेम एलिमेंट लेंथ एलिमेंट अगर हम यहाँ पे ले, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टोटल सर्कुलर लूप के कारण। तो जब बेटे यहाँ पे हम लेंगे लेंथ एलिमेंट, तो उसका भी ये कैसे करके आएगा, तो इसके भी जैसे फॉर एग्जांपल इसके 2 कंपोनेंट है, एक तो ये हो गया, ये कौन सा होगा, डी बी कोस थीटा जो परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कौन सा होगा, डी बी साइन थीटा, ठीक है बेटे। सिमिलरली इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए, यहाँ पर क्या होगा, डी बी कोस थीटा, और यहाँ क्या होगा, डी बी साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर सारे मीन्स इसके एलिमेंट्री पोर्शन हो गए। जैसे एक एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ पर है तो एक यहाँ होगा इसके बिल्कुल ऑपोजिट, और दोनों के ये वाले जो कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रहेगा बेटे, ओनली डी बी साइन थीटा। ये क्यों रहा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हो मैंने the dB there will be having 2 components, dB cos theta and dB sin theta. The component dB cos theta due to the 2 elementary portions opposite to each other will be equal and opposite, and they will cancel each other, and we will left with only dB sin theta. तो नेट जो हम इसमें यहाँ जो लिखेंगे बेसिकली dB डैश से डिनोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे dB किया हुआ है। तो क्या होगा, म्यू नॉट
4 पाई आई डी एल, और यहाँ पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली हमने यहाँ पर आर की वैल्यू भी पुट कर देनी है बेटे, फिर इसको या इससे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो नेट टोटल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटे, वही बी विल बी इक्वल टू, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे डी बी को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू नोट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई साइन थीटा भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, सिर्फ क्या वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, डी एल वेरी कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो डी एल, या तो फिर हम इससे पहले एक और स्टेप भी ले सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं बेटे, जैसे कि मैंने नोट्स में करवाया हुआ है। तो साइन थीटा अगर यहाँ से ले हम तो देखेंगे क्या होता है साइन थीटा, पी अपॉन एच। तो पी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए है, और एच क्या है, इसको हमने क्या माना हुआ यहाँ पर, इट कैन बी रिटन एज आर। क्या है बेटे, ये आर है, सॉरी, और इसको सॉरी इसको आर ये नहीं है, आर क्या माना हुआ है, दिस इज आर। तो डी हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटी, बेसिकली बेटी ए अपॉन आर। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर साइन थीटा की अगर वैल्यू मैं पुट कर दूँ, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले डी एल, साइन थीटा की वैल्यू भी पुट कर दें तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, ए अपॉन, और आर स्क्वायर पहले था तो एक नीचे और, तो क्या आ गया आर क्यूब, और यहाँ पर डी एल। ठीक है बच्चों, अब डी एल बेटे छोटा सा एलिमेंट है, इसकी पूरी क्या हो जाएगी बेटे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल इसकी जो लेंथ है, तो क्या होगी बेटे वो, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और डी एल की क्या होगी बेटे, इट इज़ इक्वल टू इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है बेटे, तो आर से आर कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या है बेटे, 2 पाई आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब बेटे हम बेसिकली इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, 2 पाई आर से आर कट गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉरी आर नहीं आएगा यहाँ पर, बट इट विल बी, इसको अगेन करता हूँ थोड़ा, इसको रहने दो। हमारे पास क्या वैल्यू आई थी बेसिकली, ए अपॉन 2 पाई डी एल की जो वैल्यू आएगी, इसको जरा, हाँ डी बी की वैल्यू क्या है बेटे हमारे पास, इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आई ए अपॉन आर क्यूब आ गया था हमारे पास बेटे, ओके आर क्यूब। अब डी एल की जो बेटे इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, 2 पाई आर नहीं होगी, क्योंकि आर तो रेडियस होगा, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या माना हुआ हमने, ए है रेडियस, सो इट इज़ डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई ए क्यों आया यहाँ पर बेटे, क्योंकि इसका रेडियस हमने माना हुआ है ए। ओके, सो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब बेटे हम आर जो है रेडियस जो है इसको इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए एंड ए, और इसकी जो हमने ये माना हुआ है इसको एक्स, आपने इसमें नोट्स में देख रहे होंगे कि ये क्या माना हमने, एक्स है ये बेटे, है ना। तो आर को अगर रिप्लेस करना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, तो हमारे पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा बेटे, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, आर क्यूब की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे आर क्यूब की जगह, सो वी आर हैविंग डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है बेटे, so this is the value of magnetic field produced by a current carrying circular loop। ठीक है बेटे, अब इसके स्पेशल केसेस करेंगे, स्पेशल केसेस। नंबर 1, व्हेन a is very very less than x, कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू x,
इन इस केस में क्या हो गया, ए को हम वी कैन नेग्लेक्ट द ए एंड वी विल हैव द वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है बेटे, ये। और सेकंड केस क्या करते हैं हम, व्हेन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स। इस केस में एक्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, वी विल हैविंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ए क्यूब आ जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा एंड वी आर हैविंग वैल्यू डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, यहाँ पर आई भी है सर, आई भी साथ में चलेगा, आई 2 पाई आई अपॉन ए। ठीक है बेटे, तो ये केस है भी बन जाता है बेटे, ऐसा अच्छा है, इसमें 2 पाई कट भी दें कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 ए, और यहाँ पर आई म्यू नोट आई अपॉन 2 ए। ठीक है, और यही बेटे केस है, ये क्या होगा, क्योंकि जब ए बहुत ज़्यादा होगा, एक्स छोटा सा होगा, तो बेसिकली क्या होगा, ये एट द सेंटर ऑफ द सेंटर में होगा बेटे। ठीक है बेटे, ये तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। डी बी नहीं होगा बेसिकली, यहाँ पर बी होगा, बी, क्योंकि इसको हमने वी हैव इंटीग्रेटेड इट, जब इंटीग्रेट कर देना तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है बेटे, so this is the magnetic field due to a circular coil. So I think it is clear to you. तो कल बेटे हम लेंगे इसका सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है एम्पियर्स सर्किट लॉ। ओके बेटे, थैंक यू।